हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मैक। माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स आज हम सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड चैप्टर में क्या है। तो इसमें है प्राणियों में पोषण। फ्रेंड्स हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो प्राणी है मतलब जीव जंतु हैं वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब कैसे भोजन खाते हैं, कैसे उनका अपने शरीर में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हो कि पेड़ पौधे सिर्फ ऐसे मतलब जीव हैं, जीव तो है ही ना, क्योंकि उनमें भी जीवन है। तो ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, पर हम जो मनुष्य हैं और कुछ अन्य जीव जंतु हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। या तो वो पेड़ पौधों को ग्रहण करेंगे या उसके किसी अन्य भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये सब प्राणी जो अपने इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों पे डिपेंड हैं, वो कैसे उनको ग्रहण करते हैं, कैसे अपना भोजन शरीर में लेते हैं, मतलब अंतर ग्रहण करते हैं, और कैसे उनका पाचन होता है और कैसे उनका शरीर में यूज होता है, ये हम आज जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणियों में पोषण। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कुछ है, लिखा है प्राणियों में के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर ग्रहण की विधि और शरीर में उनके उपयोग की विधि सन्निहित है। मतलब जो प्राणियों का पोषण है उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता, मतलब उनको किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनको अपने आहार के माध्यम से किस तरह से वो मतलब अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, मतलब खाते हैं, और उसकी विधि क्या है अपने शरीर में ग्रहण करने की, और उसके शरीर में उसका उपयोग क्या होता है। ये सारी विधियां इस पोषण के अंदर सम्मिलित है, मतलब इसमें समाहित है। ओके, आगे देखेंगे। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। विखंडन मतलब जो जटिल खाद्य पदार्थ है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो किस में विखंडित होगा, तो वो ग्लूकोज में विखंडित होगा। जैसे प्रोटीन है वो किस में विखंडित होगा, तो वो अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। तो इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, पाचन का प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 2.1। इसमें है खाद्य अंतर ग्रहण की विभिन्न विधियां। अब हम जानेंगे कि खाद्य को शरीर के अंदर ग्रहण करने की, मतलब भोजन शरीर में लेने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो भोजन के अंतर ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। आप जानते हो कि हर जीव जो है अलग अलग तरह के भोजन ग्रहण करता है और उसकी विधियां भी अलग अलग हैं। जैसे कि मधुमक्खी और मरमर पक्षी। मरमर पक्षी मतलब हीमिंग बर्ड, ये क्या करते हैं, ये फूलों का रस चूसते हैं, है ना। तो इनका भोजन का तरीका हो गया चूसना। उसी तरह शिशु माँ का दूध पीते हैं, तो शिशु क्या करते हैं, अपनी माता का दूध पीते हैं, तो उनके भोजन का तरीका अलग हो गया, है ना। और जैसे कि आप जानते ही हो अजगर अपने भोजन को कच्चे ही निगल जाता है ना, उसको साबुत निगल जाता है और उसके बाद उसके शरीर में उसका पाचन होता है। इसी तरह हम देखेंगे कि जो स्टार फिश है, स्टार फिश क्या है, एक समुद्री जीव है। तो स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से जिनका शरीर ढका होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक मिनट, जैसे कि सीपी वगैरह हैं, उनको जो बाहरी उनका कवच बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे कि घोंगे वगैरह हैं, शंख हैं छोटे छोटे, तो ये क्या है, इनका शरीर ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर आवरण से ढका होता है। तो स्टार फिश क्या करती है, ये उसके कवच को खोल लेती है। खोलने के बाद अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकालती है, मतलब उसका जो आमाशय है वो बाहर निकल जाता है। और किसी जीव में इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती, कोई अपना आमाशय बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये अपना आमाशय बाहर निकालती हैं और जंतु के कोमल भागों को खाती हैं। जो उनके शरीर के कोमल भाग होते हैं उनको आमाशय में ग्रहण कर लेती हैं और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है। इस तरह से उसके शरीर में भोजन का पाचन होता है। ठीक है,
तो चलिए अब हम आगे देखते हैं 2.2 मानव में पाचन। हमने अब जो जैसे कि मधुमक्खी में देखा वो कैसे भोजन ग्रहण करती है, सांप में देखा, तो अब हम देखेंगे कि मानव में पाचन कैसे होता है। तो मानव में पाचन, भोजन एक सतत नली से गुजरता है, इसके भाग निम्न है। तो मनुष्य में एक पाचन तंत्र पाया जाता है, पूरा पाचन का सिस्टम ही बना होता है और इस सिस्टम के अलग अलग अंग होते हैं जिनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले मुख गुहिका मतलब बकल कैविटी, ग्रास नली मतलब इसोफेगस, आमाशय स्टमक, क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, मल द्वार या रेक्टम बोला जाता है जिसको, और यहीं पर एनस भी होता है। तो ये सभी मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। फ्रेंड, इन जो अंगों का मैंने नाम लिया उसको मैं आगे चित्र में बताऊंगी आपको, उसका डायग्राम मैंने बनाया है। और इन अंगों के साथ साथ हमारी कुछ ग्रंथियां होती हैं, मतलब ग्लैंड्स होती हैं। तो ये ग्लैंड्स भी कई प्रकार की पाचक रसों का स्त्रावण करती हैं जो कि भोजन के पाचन के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे कि लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि। ओके, दूसरा है यकृत। ये लाला ग्रंथि जो है मुख में पाया जाता है और इसके 3 पेयर्स होते हैं। ये 3 पेयर्स में पाया जाता है। एक तो हमारे जीभ के नीचे पाया जाता है, दूसरा जीभ के बगल अगल बगल में, और तीसरा जो है कान के नीचे पाया जाता है जिसको पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यकृत, आप जानते हो कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसी तरह से अग्नाशय, अग्नाशय को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के में गिना जाता है। तो ये क्या करते हैं, पाचक रसों को स्त्रावित करते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम पूरा आ नहीं रहा है, फिर भी ऐसे ऊपर करती हूँ, ऊपर से पहले देखते हुए आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मुंह है, तो यहाँ पर होता है मुख गुहिका मतलब बकल कैविटी। सेकेंड है, ये जो दिख रहा है आपको छोटी छोटी येलो कलर की, ये लाला ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि है। ठीक है, अब तीसरा है ग्रसिका या एसोफेगस। ये जो पतली पाइप दिख रही है, जो बकल कैविटी है, वो एसोफेगस में जाके खुलता है। ठीक है, ये बिल्कुल पाइप की तरह संरचना होती है। इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ तभी दिखाई देगा। उसके बाद ये जो एसोफेगस है वो स्टमक में आके खुलेगी। स्टमक, ये देख रहे हो आप, स्टमक मतलब आमाशय। ठीक है, उसके बाद फिर ये आमाशय जो है, और यहाँ पर यकृत है। ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हो ये यकृत कहलाता है। यहाँ पर पित्ताशय मतलब गॉल ब्लेडर होता है, और यहीं पर जो है बाइल जूस जो आके इकट्ठा होता है, जो यकृत के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ठीक है, फिर ये जो हमारा आमाशय है वो यहाँ पर अग्नाशय में खुलता है। तो अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, ये देख रहे हो आप, ये पैनक्रियाज है। फिर ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो अंदर कुंडलित मतलब कॉइल्ड जो दिख रही है आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, ये सब हमारे पाचन के प्रमुख अंग हैं। यहाँ पर ये सब मिलके हमारा पाचन तंत्र बनाते हैं। ये छोटी सी आपको दिख रही है, ये इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है। ठीक है, ये मनुष्य में एक अवशेषी अंग की तरह होते हैं, मतलब इसका कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं होता। अगर इसको काट के निकाल दिया जाए तो भी हमारा काम बहुत अच्छे से चलेगा, इसके बिना हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर देख रहे हो ये मलाशय या रेक्टम कहलाता है। ठीक है, और इसका ये लास्ट जो सिरा है वो गुदा या एनस कहलाता है। तो समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे मुख एवं मुख गुहिका। मुख मतलब हमारे माउथ के साथ साथ जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे मुंह में, जैसे कि दांत हैं और जीभ है, तो ये सब क्या है, बकल कैविटी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या क्या काम होता है हम देखते हैं। जैसे ही हमने भोजन को मुंह में लिया तो यहाँ पर सबसे पहले भोजन का पाचन मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, हम भोजन को लेंगे, उसको दांतों के द्वारा अच्छे से चबाया या पीसा जाता है, और यहाँ पर मुंह में जो हमारी सलाइवा होती है मतलब लार जो होती है
लार ग्रंथि से जो लार निकलती है उससे भोजन का एक लुगदी जैसे बन जाता है। और यहाँ पर लिखा है भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब जो आहार को हम मुंह में लेते हैं वही अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम दांतों के बारे में जानेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और इसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आप सबसे ऊपर देख रहे हो, ये चवर्णक है। मतलब हमारी जो दाढ़ होती है ये 3 जोड़े होते हैं, या इसी को मोलर बोला जाता है। 1, 2 और ये 3, ये तीनों क्या कहलाएंगे? चवर्णक, जिसे हम दांत मतलब पीसने का, भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अग्र चवर्णक या प्रीमोलर, ये 2 जोड़ी होते हैं और ये भी भोजन को पीसने का ही काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है रदनक। रदनक मतलब फाड़ने वाला दांत, मतलब भोजन को फाड़ने वाले, जैसे कि इसको इंग्लिश में केनाइन बोला जाता है। हमारी ये साइड की दांत नुकीली होती है तो उससे हम किसी चीज को फाड़ते हैं। अब ये जो सामने के 4 दांत हैं वो कृंतक कहलाते हैं। कृंतक मतलब इंसीजर्स। ओके, तो ये हमने दांत के बारे में भी जाना। दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत, हमने ये देखा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। मतलब हमारे जो लार ग्रंथि है उसे जो रस स्त्रावित होता है वो चावल में जो मंड होता है, मतलब मंड मतलब स्टार्च होता है, उसको शर्करा में बदल देता है। मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जीभ। जीभ भी है जो बकल कैविटी के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पर जीभ के अनेक प्रकार के भाग हैं। इसमें हमारे जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं जो छोटी छोटी बहुत सारी संख्या में होती हैं। और आप जीभ के जो ऊपरी आधारी भाग है, ये जो आधार वाला भाग है वो कड़वा, हम कोई भी चीज खाते हैं तो अगर वो कड़वा होगा तो हमें इस वाले भाग पर पता चलता है कि वो चीज कड़वी है। और खट्टे का क्षेत्र कौन सा है? तो ये जीभ के जो दोनों किनारे हैं वहां पर हमें खट्टे का अनुभव होता है। उसके बाद का जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ये हमें नमकीन का अनुभव कराता है। और जो जीभ का निचला हिस्सा, मतलब जो जीभ के शीर्ष में है, वो हमें मीठा का अनुभव कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जीभ के स्वाद के विभिन्न क्षेत्र हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम देखेंगे भोजन नली। जो हमारा बकल कैविटी है वो भोजन नली या फिर ग्रसिका में खुलता है, जिसको एसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, निगला हुआ भोजन ग्रास नली में आ जाता है। अब दांत से जो चबाया गया भोजन है जिसमें सलाइवा मिली हुई है, मतलब लार मिली हुई है, वो हमारे इसोफेगस में खिसक कर आ जाता है। इसोफेगस का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एक मांसल पतली पाइप टाइप की संरचना होती है जिससे भोजन आगे बढ़ के स्टमक में पहुंचता है। आप देख रहे हो ये पतली नली, यही इसोफेगस है। और ये आप देख रहे हो ये भोजन है और ये अमाशय है। तो यहाँ पर भोजन जो है खिसक कर आगे आती है। फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा है कि हमें भोजन खाते हैं, हमें भोजन पसंद नहीं होता या फिर कोई ऐसा कारण होता है जिससे हमको उल्टी आने लगती है और भोजन जो हम अंदर ग्रहण किए हैं वो उल्टी के द्वारा वापस बाहर निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो पाइप है अमाशय, जो एसोफेगस की जो पाइप है उसमें संकुचन के द्वारा ये क्रिया होती है। ठीक है, ग्रसिका में भोजन की गति देख रहे हो आप, ये भोजन आगे बढ़ के फिर अमाशय में पहुंच जाता है। चलिए अब हम अमाशय के बारे में जानेंगे। ये जो यू आकार की थैली नुमा संरचना होती है जिसे अमाशय कहते हैं। ठीक है, अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। फ्रेंड्स, हमारे अमाशय में क्या है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण होता है और यही जो है भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। मतलब यहाँ पर जो जठर रस होता है वो स्त्रावित होता है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और यहाँ पर ही प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों में विघटित हो जाता है, मतलब अमीनो अम्लों में टूटने लगता है। प्रोटीन की इकाई कहलाती है अमीनो अम्ल, है ना।
तो चलिए अब देखते हैं क्षुद्रांत। मैंने पीछे आपको चित्र दिखाया था। क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि क्वाइल संरचना होती है और इसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर तक की हो सकती है, ठीक है, लगभग के। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशयी स्त्राव तथा क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्त्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। मतलब हमारी जो छोटी आंत है उसी में अधिकतर पाचन का कार्य संपन्न होता है। अब यहाँ पर यकृत के द्वारा जो बाइल जूस है वो आके मिलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्त्रावण होता है, और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो दीवारें हैं, जो उसकी भित्ति है, उससे भी कुछ पाचक रस का स्त्रावण किया जाता है, जो कि सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है ना। जो भी भोजन ग्रहण करते हैं इन सब के द्वारा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सबका पाचन पूरा हो जाता है। अब ये जो है जो जटिल पदार्थ बोला जाता है जिनको, वो सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, यह सरल शर्करा में टूटता है। जैसे कि ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो जाता है। तो समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि छोटी आंत में अवशोषण, क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसी प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा पाचन है वो एक तरीके से पूरा हो चुका होता है, और जो भी भोजन के जो पोषक पदार्थ हैं उसको हमारे रुधिर वाहिकाओं, मतलब जो छोटी आंत है उसमें बिल्कुल पतली पतली रुधिर वाहिकाएं होती हैं, छोटी छोटी नलियां होती हैं ब्लड सेल्स, ब्लड की, जो कि क्या करती हैं, जो पोषक पदार्थ है उसका अवशोषण करती हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम रसांकुर कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो छोटी आंत है उसमें उंगली के समान छोटी छोटी उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको विलाई कहा जाता है, ठीक है। इसको दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। और इस दीर्घरोम या रसांकुर में इसी में छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं जिससे जो पोषक पदार्थ है वो ब्लड में मिलने लगता है, ठीक है, और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैलता है, ठीक है। और ये जो दीर्घरोम या रसांकुर कहलाते हैं वो हमारे छोटी आंत को मतलब भोजन के अवशोषण के लिए ज्यादा स्थान प्रदान करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पेस उसको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हमारा अगला है अवशोषित पदार्थों का उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन। अब हमारे शरीर में जो भी पोषक पदार्थ भोजन के पाचन के दौरान बने हैं उसका उपयोग होने के लिए शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है और इसी को एसिमिलेशन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे बृहदांत्र। बृहदांत्र मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई छोटी आंत से ये मतलब लंबाई में छोटी होती है, पर छोटी आंत से इसकी मोटाई अधिक होती है, मतलब ये मोटी होती है पर लंबाई में छोटी होती है। जैसे कि 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर के करीब लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य है जल में कुछ लवणों का अवशोषण करना। फ्रेंड्स, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का कोई यहाँ पर जो भी भोजन के साथ जो भी जल या खनिज लवण, मिनरल्स जो भी आए होते हैं इनका अवशोषण करने का काम होता है, और अधिक से अधिक जल का अवशोषण हमारी जो बड़ी आंत है उसी में होता है, ठीक है। और अपचित पदार्थ मलाशय से होते हुए गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे भोजन का पाचन पूर्ण हो चुका है। इसमें से जो भी हमारे लिए उपयोगी पदार्थ हैं, जो भी हमारे पोषक पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लिया गया है। उसमें जो जल बचे थे उसको भी अवशोषित कर लिया गया। उसमें जो भी मिनरल्स थे उनको भी हमारे शरीर ने ग्रहण कर लिया। अब जो अपचित पदार्थ है जो कि अर्ध ठोस मतलब थोड़े ठोस रूप में होता है, अर्ध ठोस रूप में होता है, जो कि
रेक्टम में एकत्रित कर लिया जाता है। मलाशय मतलब रेक्टम में एकत्रित होता है और गुदा द्वारा बाहर निकल दिया जाता है, मतलब हमारे एनस के द्वारा वो बाहर निकाल देते हैं, इसे ही निष्कासन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जान लिया कि हमारे शरीर में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हमारा है 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि जो घास खाने वाले जीव जंतु हैं वो अपना पाचन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो घास खाने वाले जैसे कि गाय है, भैंस है, हिरण है, ये सब क्या है, घास खाते हैं ना। तो ये घास को जल्दी जल्दी खा लेते हैं और जो कि उसके शरीर के एक भाग जिसको रुमेन कहा जाता है वहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं। ये मैं आगे आपको चित्र दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले मैं इसको पढ़ लेती हूँ। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है, जिसमें रुमेन प्रथम अमाशय को रुमेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे कड़ या जुगाल कहते हैं। छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाकर चबाते हैं जिसे रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। मैं ये चित्र के द्वारा समझाऊंगी, ये पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आप ये एक देख रहे हो, ये एक गाय का चित्र है। ये जो घास या पत्ती कुछ भी खा रही है तो ये इसकी ग्रसिका, इस दिख रहा है आपको चित्र, ये जो है ग्रसिका, इसके माध्यम से ये यहाँ पर आता है और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है यही रूमेन कहलाता है और यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। ये जल्दी जल्दी बहुत सारा चारा खा लेती है और यहाँ पर एकत्रित कर लेती है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ये क्या करती है, उसका गोल पिंड के रूप में, बिल्कुल छोटे छोटे गोले के रूप में ये यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं जो भोजन है वो, और यहीं से फिर वो वापस इसके मुंह में आते हैं और यहाँ पर फिर वो उस भोजन को दिन भर चबाते रहते हैं, चबा चबा के फिर उसको अंदर लेके जाते हैं। तो ये जो इसका अमाशय है वो 4 भागों में मिलकर बना होता है। आप देख रहे हो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों भाग इसके अमाशय के हैं। ठीक है, और ये जो है इसका क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बृहदांत्र। और फ्रेंड्स, इन रूमिनेंट में एक ये जो आप देख रहे हो इसको अंधनाल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर कुछ छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि पेड़ पौधों में आप जानते हो कि सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और हमारे शरीर में ये अंधनाल नहीं पाया जाता, और इन जीवों के शरीर में जो रूमिनेंट हैं उनके शरीर में ये अंधनाल पाया जाता है, जहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेल्यूलोज का पाचन करने में सहायक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसी रोमंथी का अमाशय इसी को दिखाया गया है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा और जो पॉइंट लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फ्रेंड्स, आप जान रहे हो कि जो सेल्यूलोज है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन सिर्फ ये जो रूमिनेंट जीव हैं वही कर सकते हैं। इसका पाचन हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच अंधनाल होता है। भोजन में सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। मैंने यहाँ पे चित्र में दिखाया आपको ये अंधनाल, तो यहीं पर कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं जो कि सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, अब हमारा है 2.4 अमीबा में संभरण एवं पाचन। फ्रेंड्स, अब हम एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है, उसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है ना। तो अब उसमें पोषण और मतलब भोजन का पाचन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अमीबा सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, मतलब बिल्कुल सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेते हैं। यहाँ पर इसका भी चित्र दिखाऊंगी तभी समझ में आएगा आपको। तो इसके जो पादाप होते हैं वो भोजन के चारों ओर विकसित हो जाते हैं और जो कि खाद्य धानी में फंस जाते हैं। अब जो भोजन का कण है इसका वो इसके खाद्य धानी में फंस जाएंगे
और पाचक रस स्रावित होकर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये जो खाद्य धानी है उसमें से कुछ पाचक रस स्रावित होगा और इसके जो भोजन है उसको सरल पदार्थों में बदल देंगे, फिर पचा खाद्य अवशोषित हो जाता है। ये भी मैं चित्र के द्वारा ही दिखाऊंगी आपको। चलिए देखते हैं। ये एक अमीबा का चित्र है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक खाद्य कण है और ये जो भाग आप देख रहे हो इधर से ऐसे मुख के समान जो यहाँ पर छिद्र बन गया है तो इसी को पादाप बोला जाता है। ठीक है, ये भोजन का कण जो है यहाँ से शरीर के अंदर में जाएगा और इसके चारों ओर खाद्य धानियां, ये जो भोजन है वो उसके शरीर के खाद्य धानियों से होता हुआ यहाँ पर उसका पाचन होगा और ये वही क्षेपित अपशिष्ट फिर इस भाग से निकाल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है उसका केंद्रक है और ये जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हो ये खाद्य का कण है, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पर भोजन का अवशोषण होगा और यहाँ से वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर भी आज पूरा हो गया हमारा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कल देखेंगे। अब क्वेश्चन की बारी आती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, शरीर के अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए। फ्रेंड्स, आपको हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियां जैसे कि मैंने बताया अग्नाशय, यकृत, ये सब, तो आपको हमारे शरीर में जितनी भी जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों के नाम बताने हैं आपको, मतलब कौन कौन से हैं उसका नाम बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बकरी का दूध गाय के दूध की अपेक्षा सुपाच्य क्यों होता है। आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर देना ही है। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन बच्चों के जैसे आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे उनको भी इन जो क्लासेस हैं उसके बारे में बिल्कुल बताइएगा ताकि उनको भी इन क्लासेस से फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।